जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कॉपी पेन में। तो पार्ट 6 की वीडियो की बात आज हम पार्ट 7 के वीडियो की बात करेंगे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट है हिंदी। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है लेखन शिक्षण की विधियाँ और लिखना। तो लेखन शिक्षण विधियों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि लेखन कौशल क्या होता है। लेखन कौशल की परिभाषा बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसमें ये होता है कि लिख कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की जो योग्यता होती है वो लेखन कौशल होती है। ठीक, लिख कर अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की योग्यता। अब बात करते हैं इसके महत्व की। तो इसका महत्व ये है कि लेखन कौशल से भाषा साहित्य में वृद्धि होती है। ठीक, और परीक्षा को सरल बनाने में का मतलब ये नहीं कि कोई कठिन प्रश्न है तो वो सरल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लेखन क्षमता मजबूत होगी तो आप परीक्षा को बहुत आसानी से दे सकेंगे। ठीक, तो महत्व के बाद अगला है उद्देश्य। तो उद्देश्य में है पहला, सुंदर सुडौल स्पष्ट लेख की शिक्षा, ये उसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है लेखन कला का पूर्ण परिचय, ये उसका दूसरा उद्देश्य है लेखन शिक्षण का। ठीक, कि इसका उद्देश्य ये हुआ कि जो लेखन कला का संपूर्ण परिचय देगा। और अगर उपयोगिता की बात करें तो सरल कहानी घटनाओं का वर्णन करना बहुत अच्छी तरीके है। और निबंध लिखने में अगर हमारी लेखन क्षमता अच्छी होगी तो हम सरल कहानी घटनाओं का वर्णन भी अपनी लेखन के द्वारा कर सकते हैं और निबंध भी आसानी से लिख सकते हैं। उपयोगिता हो गई। अब बात करते हैं विशेषताओं की कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लेखन शिक्षण विधियों में प्रयोग की जाती हैं। पहला है बैठने का तरीका। दोस्तों, बैठने का तरीका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा ये होता है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो झुक कर बैठते हैं, तो हमें झुक कर नहीं बैठना चाहिए बल्कि हमको सीधा बैठना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि आँखों से कागज़ की दूरी। आँखों से कागज़ की दूरी भी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है सिरोरेखा। दोस्तों, सिरोरेखा जो होती है वर्णों के ऊपर लगती है जिससे कि हमारे वर्णों की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने का के ऊपर सिरोरेखा लगाया हुआ है। ठीक, तो सिरोरेखा भी लेखन कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा है अभ्यास। अभ्यास करना हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो अगर हम लेखन कौशल को विकसित करना है तो हमें लिखने का अभ्यास करना होगा। और सीधा लिखना, ये पांचवा पॉइंट है हमारा। सीधा लिखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अगर हम टेढ़ा लिखेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए हमें लाइन टू लाइन सीधा लिखना चाहिए। ठीक, ये हो गए विशेषताएं। अब आती हैं लेखन की विधियाँ। लेखन की विधियाँ में पहला है रेखा विधि। रेखा विधि के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, सार्थक रेखाएं, खंडशः रेखाएं और रेखा अनुसरण। ठीक, तो ये सार्थक रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं। सार्थक रेखाओं के बारे में आप लोग जानेंगे कि या ये जो रेखाएं होती हैं वो सार्थक रेखाएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा सिरो रेखा, तो सिरो रेखा आप वर्णों के ऊपर खींचते हैं जैसे ये। ठीक, तो ये सिरो रेखा एक सार्थक रेखा हो गई। और मैंने कोई जैसे खड़ी पाई खड़ी पाई की ये जो रेखा होती है खड़ी पाई की, ये भी एक सार्थक रेखा होती है। ठीक, तो ये और अगला अब बात करते हैं खंडशः रेखा की। खंडशः रेखा की बात करें तो आप सबसे सरल जैसे हम का लिखते हैं। ठीक, तो अब का को किन किन रेखाओं से मिलकर बनाया गया है, ठीक, उस प्रकार अगर हम लिखते हैं तो खंडशः रेखाओं के अंतर्गत आता है। जैसे कि का को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डंडी खींचते हैं, फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उस डंडी में एक जीरो बनाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हम एक ऐसे ये निकाल देते हैं। चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, ऊपर सिरोरेखा बना देते हैं। तो ये खंडशः रेखा लेखन विधि है। ठीक, इसके हिसाब से हमने ये का को लिखा। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब अगला है रेखा अनुसरण।
रेखा अनुसरण भी बहुत ही सरल है। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चों को होमवर्क में ऐसे पॉइंट पॉइंट में दे दिया जाता था और बच्चे क्या करते थे, उसमें अपनी लेखनी चलाकर उसको एक वर्ण का रूप देते थे। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके लिखा हुआ है, तो अब हम इसको अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा का। ठीक, तो ये कौन सी रेखा अनुसरण में रेखाओं का अनुसरण करके वर्ण बनाए, तो रेखा अनुसरण विधि हो गई। अब अगला आता है अनुलेखन। इसमें शिक्षक या किसी के द्वारा वर्ण को सुंदर व मोटे अक्षर में लिख दिया जाता है और बालक इस वर्ण को शब्द को देखकर उसका अनुलेखन करता है। मतलब जैसे मैं कोई सेंटेंस मैंने एक कॉपी में लिख दिया कि श्याम घर जाता है। ठीक, श्याम घर जाता है, ये सीधी लाइन में होगा। तो इसी को देखकर नीचे लिखते चले जाओ तो वो हो जाएगा अनुलेखन। ठीक, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है? इसमें शिक्षक स्लेट पर या श्याम पट्ट पर वर्ण लिख देता है और जो शिक्षार्थी होते हैं उसी को देखकर अपनी स्लेट पर वैसे ही लिखते हैं। ठीक, तो ये अनुकरण हो गया। अब अगला आता है संश्लेषण। संश्लेषण और विश्लेषण ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। संश्लेषण में क्या होता है, सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, फिर शब्द का ज्ञान कराया जाता है और फिर वाक्य का ज्ञान कराया जाता है। और विश्लेषण में इसके ठीक विपरीत है कि पहले वाक्य का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान और फिर वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विश्लेषण और संश्लेषण। अब अगली बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि को यहाँ पे कुछ स्टेप हैं मॉन्टेसरी विधि को सीखने के। पहला है लेखनी पकड़वाने की विधि। तो लेखनी पकड़वाने की शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई छोटा बच्चा जिसको ज्ञान नहीं होता है कि पेंसिल कैसे पकड़े, तो उसको सही ढंग से पेंसिल पकड़वानी चाहिए। तो और अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान का मतलब है कि का जो होता है वो कैसे बनता है, इसका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान कराना। तो इसका ज्ञान कराने के लिए हम क्या करेंगे कि गत्ते से बने जो अक्षरों पर उंगली फेरने को कहेंगे। तब जब बच्चा उस गत्ते पर बने अक्षरों पर उंगली फेरेगा तो समझ जाएगा कि कैसे का बनता है, कैसे खा बनता है। ठीक, तो इस प्रकार हम मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग लेखन कौशल में कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लेखन अभ्यास की। लेखन अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इसकी लेखन अभ्यास की हमारे पास 3 प्रकार हैं। पहला है सुलेख, दूसरा है अनुलेख और तीसरा है श्रुतलेख। ठीक, अब हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे। पहला है सुलेख। तो सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख। छात्रों की लिखावट सुंदर हो, इसलिए प्रारंभ से ही छात्रों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक, तो और सुलेख कराते समय शिक्षक को सक्रिय रूप से छात्रों की सहायता करनी चाहिए। ये हो गया सुलेख। अब बात करते हैं सुलेख हो गया। अब बात करते हैं सुलेख के गुण की। तो सुलेख का जो गुण है वो पहला है प्रत्येक शब्द पर शिरोरेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वर्णों, शब्दों, वाक्यों तथा पंक्तियों की परस्पर समुचित दूरी होनी चाहिए। वर्णों का मात्राओं के साथ आकार की दृष्टि से अनुपात हो। लेखन में उचित गति के साथ साथ सुंदरता बनाए रखना भी आवश्यक होता है। तो ये गुण हो गए। अब सुलेख का उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य की पूर्ति करता है सुलेख? तो ये होता है कि बालकों का 3H अर्थात हेड, हार्ट, हैंड यानी मस्तिष्क, हृदय और हाथ का संपूर्ण विकास हो। ठीक, सुलेख के माध्यम से बालक का मस्तिष्क, हृदय और हाथ का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की प्रमुख इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लिखने की कौशल में जो इंद्रियां सहयोग प्रदान करती हैं उनका हमें प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए। अगला है बालक सुंदर लिखावट की आवश्यकता से परिचित हो। ठीक, अगर हमारी लेखन कौशल सुंदर है तो उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जो लिखावट होती है वो सुंदर होना चाहिए। बालकों में सौंदर्य की अनुभूति
की भावना का विकास कराना चाहिए। ठीक, तो ये जो हो गए सुलेख के उद्देश्य हो गए। अब सुलेख का महत्व क्या हो गया? सुलेख का महत्व यह है कि सुलेख एक कला है, ये परीक्षा में अच्छे अंक भी प्रदान कराते हैं और हस्तलेख का सौंदर्य परीक्षक को प्रभावित करता है। मुद्रण के लिए भी सुलेख वरदान स्वरूप है। तो सुलेख के महत्व से आप भली भांति परिचित होंगे। अब सुलेख लिखते समय सावधानियाँ, सुलेख लिखते समय सावधानियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है कि बालक जब स्वेच्छा से लिखना चाहे तभी उसे लिखने का कार्य करना चाहिए। ठीक, मतलब बालक की इच्छा के विरुद्ध उसे लिखने के लिए नहीं कहना चाहिए। और लेखनी 54 डिग्री के कोण पर पकड़नी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। ठीक, और स्पष्ट और सुडौल लिखने के लिए उचित सामग्री, मतलब लेखन सामग्री हमारी उचित होनी चाहिए। ठीक, तो ये सुलेख लिखते समय सावधानियाँ हो गई। अब आगे बात करते हैं अनुलेख की, कि अनुलेख क्या होता है। अनुलेख के अंतर्गत लेखन का अभ्यास छात्र सुलेख पुस्तिका में लिखे अक्षरों को देखकर करते हैं। और अनुलेख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नकल। ठीक, मतलब कि हम नकल करके कोई चीज़ लिखते हैं तो अनुलेख के अंतर्गत आता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ सुनकर लिखना है। इसमें अध्यापक पाठ्य वस्तु को बोलते जाते हैं और छात्र तेज़ी से लिखते जाते हैं। ये काफ़ी सरल है, आप ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसा बोलना कि श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना, बस हो गया। अब श्रुतलेख के लाभ कौन कौन से होते हैं, ये भी एकदम सरल है। श्रुतलेख से लाभ ये होता है कि लेखन गति में वृद्धि होती है, सावधानी से सुनने की आदत पड़ जाती है और बोध शक्ति का विकास होता है, सुंदरता, स्पष्टता, शुद्धता का भी अभ्यास होता है। ठीक, ये हमारे श्रुतलेख के लाभ हो गए। अब बात करते हैं कि श्रुतलेख से हानियाँ कौन कौन सी। अब लाभ हैं तो भाई हानियाँ भी होंगी। तो श्रुतलेख से हानियाँ ये है कि अशुद्धियाँ अधिक हो सकती। भाई सुनकर लिखेंगे, हमको कोई शब्द लिखना नहीं आता तो अशुद्धिता है, और लेखन आकर्षण नहीं हो पाता। स्पीड रहेगी तो भाई लेखन आकर्षण कहाँ हो पाएगा, और विराम चिन्हों की तरफ भी ध्यान नहीं जाता, गति से लिखते समय कई शब्द छूट जाते हैं। तो ये है श्रुतलेख से हानियाँ। अब श्रुतलेख की हानियाँ तो उनको दूर करने के उपाय भी होंगे। तो श्रुतलेख के दोषों को दूर करने के उपाय कि अध्यापक का जो उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, और अध्यापकों को श्रुतलेख की जांच करनी चाहिए और गलतियों को स्पष्ट एवं व्यक्तिगत रूप से छात्रों को बताना चाहिए और लेखनी पकड़ने का सही ढंग होना चाहिए। तो इस श्रुतलेख के दोष होंगे, इससे दूर हो जाएंगे। ठीक, अब आगे हमारी बात आती है कि सुंदर लेख के गुण कौन कौन से होने चाहिए। सुंदर लेख के गुण में पहला है वर्ण अनुपात। वर्ण अनुपात का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग वर्ण लिखते हैं या शब्द लिखते हैं उनके बीच में जो गैपिंग होती है उसका एक समान अनुपात होना चाहिए, ज़्यादा दूर या ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि यदि कोई वर्ण बड़ा या छोटा होता है तो वो अपनी सुंदरता खो देता है, इसलिए किसी भी शब्द में वर्णों को समान अनुपात में होना चाहिए। ठीक, तो ये वर्ण अनुपात। अब बात करते हैं पाई की। पाई क्या होता है? देवनागरी लिपि के वर्णों में पाई चिन्ह का विशेष स्थान है। पाई के चिन्हों को 90 डिग्री पर ही बनाना चाहिए, उसके टेढ़े मेढ़े होने से शब्द की सुंदरता खराब हो जाती है। ठीक, तो ये पाई की बात हो गई। अब बात सिरोरेखा की बात हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक, कि इसके बिना वर्ण अधूरे से लगते हैं, ये शब्द के सौंदर्य को बढ़ा देती है। सिरोरेखा सीधी होनी चाहिए, प्रथम से अंत तक वर्ण होते हैं इसके अंदर होना चाहिए। जैसे प्रथम से अंत तक, जैसे मैंने लिखा राम, तो सिरोरेखा ऐसे होनी चाहिए कि ये सारे वर्णों को कवर कर ले। ठीक, अब बात करते हैं उचित दूरी की। उचित दूरी मतलब वर्णों के बीच 1 पाई की दूरी होनी चाहिए, वर्णों और मात्राओं के बीच भी 1 पाई की दूरी होनी चाहिए, 2 शब्दों के बीच में 2 पाई के बराबर की दूरी होनी चाहिए, और वाक्यों के बीच विराम चिन्हों से अलग 4 पाई की दूरी होनी चाहिए। अब हाशिए की बात करते हैं। हाशिया तो आपको पता ही होगा, जो रेड रेड लाइन दिख रही है ये हाशिया होती, मार्जिन, जो बाईं तरफ होती है। कागज़ के चारों ओर उचित हाशिया छोड़ देने से लेख की सुंदरता बढ़ती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं लिखना सिखाने की पद्धतियों का विकास। कैसे कर सकते हैं हम लोग लेखन मतलब सिखाने की पद्धतियों का विकास? तो सबसे पहले ये समझने के लिए हमको वर्ण परिचय देना होगा। ठीक, और वाक्यों द्वारा अक्षर पहचानना होगा। तो इन सब के माध्यम से हम उसको पद्धतियों का विकास कर सकते हैं। तो वर्ण परिचय मतलब इसमें बालक को वर्णमाला के शब्दों
को सुविधा अनुसार सिखा दिया जाता है तथा अक्षरों के सीख जाने पर बालक को मात्राओं का ज्ञान दिया जाता है। तो ये हमारा वर्ण परिचय हो गया। अब आगे आता है वाक्य द्वारा अक्षर को पहचान। बालकों को रुचि की दृष्टि से शब्दों की अपेक्षा वाक्य अधिक सार्थक और उपयोगी सिद्ध होते हैं। पढ़ने की यह विधि उपयोगी होती है। ठीक, वाक्य द्वारा अक्षर पहचान मतलब पहले वाक्य बताया जाए फिर अक्षर पर बताया जाए। अब सुंदर लेख के नियम कौन कौन से हैं कि उचित आसन होना चाहिए, लेखन सामग्री के बारे में, लेखनी पकड़ने की अच्छी तरकीब होनी चाहिए, वर्ण लिखावट भी सही होना चाहिए और लेखन में प्रसन्नचित मुद्रा होनी चाहिए। ठीक, तो ये बात हो गई लेखन। अब वर्तनी की बात करते हैं। वर्तनी का देखो सिंपल सा फंडा है कि वर्तनी से तात्पर्य अक्षरों को सुंदर और सुडौल लिखने से नहीं होता, ठीक, बल्कि वर्णों को शुद्ध और सही क्रम में लिखने से होता है। ठीक, अब समझ गए होंगे कि वर्तनी क्या होती है। अब शुद्ध वर्तनी का महत्व भी आप सबको पता होगा कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में, भावों के विचारों की अभिव्यक्ति करने में, हिंदी रचनाओं की प्रस्तुतिकरण करने में और भाषा की शुद्धता में। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और वर्तनी की कमियों को दूर कैसे करेंगे? शुद्ध उच्चारण हमको आना चाहिए, पढ़ने का अवसर मिले तब दूर कर सकते हैं, लिखित भाषा संशोधन भी करके, शब्द पुस्तिकाएँ अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कौन सी वर्तनी कैसे कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है जिससे हमारी वर्तनी दोष ना हो। व्याकरण ज्ञान रहेगा तो इसको दूर कर सकते हैं और अनुस्वार और अनुनासिक का भी स्पष्ट ज्ञान हो तो हम इसको दूर कर सकते हैं। अब बात आती है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण कौन कौन से होते हैं। कारण ये है कि असावधानी अक्सर हो जाती है, ठीक, जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो असावधानी रहेगी तो वर्तनी दोष होंगे। अशुद्ध उच्चारण हम कर लेते हैं, जैसे कि शुद्ध होता है मुनि, हम लोग पढ़ते क्या है मुनि, ठीक, तो ये भी एक अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। लिपि की अपूर्ण जानकारी की वजह से भी ये दोष हो जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं, प्रांतीय भाषा हो गई और अनुसार व अनुनासिक जो मैंने पहले बता चुका हूँ वो भी इसका एक कारण है। अब इसको दूर करने के भी उपाय होंगे। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रकार कौन कौन से हैं? मात्राओं की अशुद्धियाँ, जैसे मैंने मुनि का एग्जाम्पल दिया था। अक्षरों या वर्णों की अशुद्धियाँ भी होती हैं। पंचम वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। लोग अंगा आहा माफ़ कीजिएगा, लोग अड़ा या इया में कन्फ्यूज जाते हैं। लिंग वचन संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती, प्रत्यय उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती। तो ये इस प्रकार वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के ये प्रकार हैं। और यहाँ पे लेखन कौशल का जो भी आज का वीडियो था ये इसी के साथ हमारा पार्ट 7 का वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।